पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है उससे भी डिमांड की गई है। जो कानून साज़ी है फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के हवाले से वो सख्त होनी चाहिए, उस पे जो इक़दामात हैं होने चाहिए। क्या कानून मौजूद नहीं है? क्या इक़दामात में कहीं कोई कमी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद मंसूर और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपना जो तशख़्ख़ुस है वो खुद बनाया है। वो नौजवानों की भी बात करते हैं, वो एक समाजी शख्सियत भी हैं और सियासत जो है उससे उसके तमाम जो इस वक़्त के जो हालात हाज़िरा हैं उनके तमाम मामलात से वो बखूबी वाक़िफ़ भी हैं। और हम कह सकते हैं कि आज जो एक बहुत मुख़्तसर और छोटा दानश्वर तबका है जो कोई मंतकी बात करता है और जिसके अंदर कोई वज़न होता है, वो इनमें है। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, वेलकम करते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नाज़रीन, जो आज के इश्यूज़ हैं हम उन पे ही बात करते हैं अब्दुल्ला गुल साहब से। अ, आज का इश्यू क्या है? आज का इश्यू तहरीक-ए-इंसाफ़, उसकी सियासत, उसके साथ-साथ जो हमारा मुआशरा है उसको एक अफ़रियत जिसने अपने काबू में ले रखा है, फ़ेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और उसके साथ-साथ जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए मामलात हैं, वो तो मुसलसल चला आ रहा है। दहशतगर्दी और ख़वारिज, ये इन पे हम थोड़ा आपकी राय जानना चाहेंगे। और आज शुरू करते हैं, जो एक अहम एक इजलास भी हुआ फ़ॉर्मेशन कमांडर्स का, आपके पास भी उसकी पूरी डिटेल्स आ गई और आपको तो बखूबी मालूम भी है कि ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं और कहाँ जा रही हैं। उसमें एक बात एलामिये में कही गई है। जब फ़ौज के फ़ोरम से इस तरह की बातें एलामिये में कही जाती हैं तो उनके बड़े मानी होते हैं। उसमें हुकूमत से भी ये डिमांड की गई है, पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है उससे भी डिमांड की गई है कि जो कानून साज़ी है फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के हवाले से, वो सख्त होनी चाहिए और उस पे जो इक़दामात हैं होने चाहिए। क्या कानून मौजूद नहीं है? क्या इक़दामात में कहीं कोई कमी है? आप क्या समझते हैं? अहमद मंसूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े अच्छे कलमात अदा किए मेरे लिए, मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हूँ बिल्कुल भी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की फ़ॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उससे पहले आपका सवाल कि आज का इश्यू क्या है? इश्यू जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसका तलाश है। हमारी शनाख्त जो है वो क्या है? दूसरी बात ये है कि हमारा नज़रिया क्या है? क्या हमारा नज़रिया शख्सियत परस्ती का है या नज़रियात परस्ती का है? क्योंकि नज़रियात तो रहते हैं और आप देख लें आज भी हम 1400 साल पहले का नज़रिया ही तो फ़ॉलो कर रहे हैं ना हुँ। बहैसियत मुसलमान। और इंसानियत क्या कर रही है? इंसानियत भी एक नज़रिए के ऊपर चल रही है। लेकिन अगर आप शख्सियत के ऊपर तमाम तर तवज्जो जो है मरकूज़ कर देंगे, तो मेरा ख़्याल है कि फिर वही प्रॉब्लम्स आएँगी जो आज आपको आइडेंटिटी क्राइसिस की आ रही हैं। अभी आपके अगले सवाल की तरफ फ़ॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आप तो ख़ैर जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए फ़ॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा फ़र्क फ़र्क हुआ करता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हर महीने होती है और तवातर से होती है। इसमें 3 स्टार जनरल्स बैठते हैं और वो मुल्क के मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर और फ़ौज की पेशा वाराना जो काम होते हैं उनके ऊपर वो उनकी तवज्जो मरकूज़ होती है। फ़ॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो होती है ये पाकिस्तान के तमाम फ़ॉर्मेशंस जिनको आप डिव हेडक्वार्टर्स कहते हैं, वो उसके जीओसीज़ जो होते हैं जनरल ऑफ़िसर कमांडिंग वो आते हैं और इसके अलावा प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ़िसर्स इसके अंदर बुलाया जाता है। 3 स्टार भी होते हैं, 2 स्टार भी होते हैं और पाकिस्तान के तकरीबन 270 के करीब जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ़िसर्स होते हैं, वो इसके अंदर शरीक होते हैं। एक किस्म का ये एक बड़ा जो है पंचायत फ़ौज की होती है। हुँ। इसके अंदर जो बड़े असल हाँ। पल्स है यहाँ से सामने आती है। असल पल्स यहाँ से आती है, मंथली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर। उसके अलावा जो है फ़ॉर्मेशंस की जो कारकर्दगी होती है उस पे जायज़ा लिया जाता है। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के हवाले से उसके ऊपर होता है। आपने कौन-सा असला यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा नहीं यूज़ कर रहे, उसकी क्या अफ़ादियत है, नहीं है। फिर जो इसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफ़िसर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, जैसे डीजी एनएलसी बुलाया जाता है, डीजी एफडब्ल्यू बुलाए जाएँगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ डायरेक्टरेट्स हैं, उनके लोग आते हैं और वो फिर अपने-अपने व्यूज़ पेश करते हैं और फिर अपने व्यूज़ पेश करने के बाद उनको बर्खास्त कर दिया जाता है वहाँ से। लेकिन फिर जो कमांडर्स होते हैं, जो एक्चुअली फाइटिंग आर्म होता है, आर्मड कोर है, आपकी इन्फेंट्री है, आपके दीगर आर्म्स हैं, आर्टिलरी है,
वो फिर बैठ के पाकिस्तान के जो हवाले से जो वॉर गेम्स होती हैं उनके नताइज सामने आते हैं। गर्ज़ ये है कि मुख्तलिफ बातें, लेकिन उसके अंदर फिर जो मुल्क को अब मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हमें डिजिटल दहशतगर्दी जो है, जो कि आर्मी चीफ साहब ने ही नाम लिया, तो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के हमारे लिए उभरा। मुआशी इस्तेहकाम जो है वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी आवाम जो है उसके अंदर एक जो उबाल है उसको जब तक कि ठंडा नहीं किया जाएगा। और वो सब के लिए जो लोग जिनको इंतखाब किया गया, या जो लोग फ़िलहाल आवाम ने इंतखाब किया मौजूदा हुकूमत का, ये वो लोग हैं जिनको लोग देख चुके हैं, टेस्टेड एंड ट्राइड हैं, और फिर ख़ुद अफ़वाज पाकिस्तान के इदारे ने इन लोगों के हवाले से कोई अच्छा जो माज़ी का उनका एक्सपीरियंस था वो तो नहीं था। तो फिर एक तीसरी क़ुव्वत जो है वो सामने आई। तीसरी क़ुव्वत जो थी उसने पहले से भी जो है वो जो पहले से ख़राबी थी उसको मज़ीद उसके अंदर एडिशन कर दिया। वैसे ये जो तीसरी कुव्वत वाली गलती है, ये तो तारीखी गलती हो गई। मैं इसको सीधा कैसे किया जा सकता है? अहमद साहब, आप मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि वो तीसरी क़ुव्वत की गलती शायद नहीं कह सकते। तीसरी क़ुव्वत जो है वो एक वक़्त का तकाज़ा था। 2 ही पार्टी सिस्टम चल रहे थे, एक राइट था, एक लेफ़्ट था। हाँ, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, जब राइट और लेफ़्ट ने गले लग गए आपस में, ख़ास तौर पे पीडीएम की हुकूमत में, तो राइट विंग जो था वो बाँझ हो गया। वो यतीम हो गया। उसने कहा कि हम कहाँ जाएँ राइट विंगर, क्योंकि एक्सट्रीम राइट नज़रिया और एक्सट्रीम लेफ्ट नज़रिया, तो मतलब फिर राइट विंगर आप जैसे लोग जो थे, हमारे जैसे लोग थे, वो कहाँ जाते? नतीजा ये निकला कि उन्होंने एक तीसरी क़ुव्वत को तलाश किया, लेकिन तीसरी क़ुव्वत अपने आप को ना लेफ्ट विंग साबित कर सकी ना राइट। और ना राइट विंग साबित, वो तो कोई एक और ही सूरत हाल। और पहले तो मैं उनको कहता था वो तो अब अटर कन्फ्यूजन के अंदर है, और कन्फ्यूजन जो होता है वो हमेशा इट लीड्स टू अ किल। लेकिन इन सब के बावजूद जो तीसरी क़ुव्वत का था अभी, लेकिन हकीकत यह है कि कानून साज़ी जो है वो तो, मैं किसी एक बहुत अहम शख्सियत से मिला जब पीडीएम की हुकूमत बनी, तो मैंने उनसे गुज़ारिश की कि सर, बात ये है कि आप 1 हफ़्ता हुआ था हुकूमत को आए हुए, तो मैंने कहा जी आप इनसे ज़्यादा तो कुछ नहीं करा सकते, आप कोशिश करके इनसे कानून साज़ी करवा लें। तो उन्होंने कहा कि मैं अमूमन लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ ये तुम्हारी बात, तो वो मेरी लिख ली। मैंने कहा जी जो मस्बत कानून साज़ी है, जिसमें अवाम का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, इदारों का फ़ायदा है, रियासत का फ़ायदा है, वो करवा लें। ख़ैर, कुछ अरसा कबल जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा जी आपको मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा हाँ यार, तो मैंने कहा इसका मतलब है क्या आपने नहीं कहा या इन्होंने नहीं किया? तो आज आपकी इस बात का जो जवाब है वो ये है कि आज क्या वजह है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बयानिए के अंदर ये अहम तरीन नुक्ता जो है वो शामिल किया गया कि हुकूमत ऐसे कानून साजी करे। अब एक तो कानून साजी करना है, एक है अमल दरामद कराना। वैसे ही जैसे कि अयूब खान के दौर में जो है वो रेड़े वाला और साइकिल वाला, उसको हुक्म था कि आप बत्ती लगा के चलेंगे, लेकिन क्या कानून ख़त्म हो गया या अमल दरामद ख़त्म हो गया? तो अमल दरामद ख़त्म हुआ ना, कानून तो मौजूद है। कानून जो है वो जब गरीबों के लिए फ़र्क होगा, अमीरों के लिए फ़र्क होगा, मैं ताकतवर के यहाँ लिए पे ही और आना चाहता होगा। था कि क्या ये अमल दरामद इस वजह से रुक जाता है कि जब आप हाथ डालने लगते हैं तो कुछ अपने प्यारे भी फँसते हैं। तो वहाँ फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन में आ जाते हैं। तो क्या जब इस तरह के हालात का मुल्क को, कौम को, रियासत को सामना है, आपको आइडेंटिफ़ाई तो आप कब से कर चुके हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है, ये फ़ेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे ने हमें हर चीज़ से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। आप अभी भी एक कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी बनती है 10 रुकनी, उसमें आपने शिनाख्त करनी है कि कौन लोग ये करते हैं सोशल मीडिया पे। तो अब्दुल्ला गुल साहब, अगर हम भी कागज़ कलम लेके और सोशल मीडिया की ऐप्स लेके बैठ जाएँ, 100-200 बंदे तो हमारे सामने, सबके सामने हैं, हमें पता है कौन है। शुरू तो करें उनसे। अभी दोबारा नई शिनाख्त किस चीज़ के लिए करनी है? देखिए, अगर आप मेरे से सच्ची बात, और मैं तो सच्ची बात करने वाला आदमी हूँ, आपको पता है मैं जनरल हमीद गुल का बेटा हूँ, तो मैं तो सच्ची बात बोलता हूँ। देखें, ईंट से ईंट क्या बजाने का आपने कहा था या मैंने कहा था? ये मेमो गेट स्कैंडल मैंने किया था या आपने किया था? ये डॉन लीक्स जो हैं वो हमारे नाज़रीन ने की थी या हमने की थी? किसने की थी? ये सिटिंग आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के खिलाफ नारेबाजी जो है वो किसने लगवाए थे गुजरांवाला में और फैसलाबाद में?
और इसी तरीके से फिर 9 मई का किसने किया, और फिर आज भी जो कुछ हो रहा है वो किसने किया। इसका मतलब है कि वो एक चीज पे ये तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठे हैं, इनकी फौज के साथ मुखालफत है। और वो इस वजह से क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको खुल खेल के मनमानियां करने दी जाए, इनको जो है वो लूटने खसूटने की इजाजत दे दी जाए, इनको मुल्क का सौदा करने की इजाजत दे दी जाए, इनको मगरिब की एक सब्सिडरी के तौर पर पाकिस्तान को पेश कर दिया जाए, भारत का सरोगेट बना के पेश कर दिया जाए। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए जब अक्टूबर के अंदर उन्होंने जलसा किया मीनार पाकिस्तान के अंदर, तो भाई उनको उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, भारत की तरफ इशारा करके। आपको भारत ने कहा था क्या, हाँ भारत ने को खत लिखा था, आपसे दरखास्त की थी, अचानक आके एक न मान न मैन तू मेरा मेहमान। फिर इसी तरीके से जो है हमने बाकी भी मामलात को देखा। ये जो अभी मसला है ना वो बड़ा गंभीर हो गया है। असल में बात यह है कि जिनके ऊपर आप तकिया कर रहे हैं वो पत्ते हवा दे रहे हैं, और आवाम के अंदर उनकी पज़ीराई ख़त्म हो गई। इस टाइम पे इमरान खान साहब को भी कोई हासिल नहीं है पज़ीराई, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं आवाम में रहता हूँ, आपने कहा मैं तहरीक जवानान मेरी तंजीम है, मैं जवानों के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन मुतबादिल क्या है? मुतबादिल इमरान अगर की तरफ ज्यादा रुझान शायद इसलिए है कि मुतबादल नहीं है, और जो मुतबादल हैं वो आजमाए हुए हैं। बुग़्ज़ माविया ज़्यादा है यहाँ, बुग़्ज़ माविया। यहाँ बुग़्ज़ माविया। इसका हल क्या है? जब आप खुद कहा कि एक एजेंडे पे सब मुत्फिक हैं कि फौज को और अवाम को आपस में उनमें दूरियां पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना, यही एक एजेंडा है ना। तो उसको नाकाम बनाना चाहिए ना। देखें, ये तो फिर आप अपने इनडायरेक्टली आप रियासत अपने वजूद के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। दुनिया में बड़ी एग्जांपल्स हैं इसमें। आप जब कोई आप ऐसी बात करते हैं, आपको कहना शुरू कर देते हैं जी ये तो जी एजेंट हैं, उनकी बात करते हैं। तो क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? बेनिफिशियरी सबसे ज्यादा कौन है? बेनिफिशरी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो लोग हैं जो अभी 24 नवंबर का जो धरना हुआ और जो सारा हंगामा आ रही, उसके अंदर कौन लोग थे जो बिल्कुल खामोश बैठे तमाशाई दूर से और तालियां बजा रहे थे? किसी का बयान आया? ये जो सो कॉल्ड, जो मैं अभी क्या नाम लूँ, आप सब जानते हैं हुकूमत के अंदर भी हैं और कहीं हुकूमत से बाहर भी अच्छा, हैं। अभी दोबारा एक्टिविटी शुरू, जब वो सारा हुआ खत्म, इतना खौफनाक एक अटैक, और अभी भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा जिस तरह चल रहा है कि आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आ गई कि भाई इसका तो हल निकालें ना, बस करें अब। तो मौलाना फजलुर रहमान के घर में फिर मुलाकातें और माहौल गर्म, और वहां भी बात चल रही है। एक बिल की बज़ाहिर तो एक बिल की चल रही है। मेरी खबर तो ये है कि असल में तो फिर बात वही है, पावर शेयरिंग की। तो इसमें क्या निकलेगा? देखें अहमद मंसूर साहब, आप मुझे ये बताइए कि पीडीएम की हुकूमत बनी, ठीक है, उस पीडीएम की हुकूमत में मासवाए इमरान खान साहब की पार्टी जो थी वो शामिल नहीं थी, तो एक किस्म की नेशनल कमेटी थी ना। अभी आप उनको भी शामिल कर लें, निकलेगा इसमें से नील बटा नील आंसर निकलेगा। जितना जिसको कहते हैं ना सांझे की हंडिया चौराहे में फूटती है, आपने देखा पीडीएम की हुकूमत के अंदर क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। एक अजीब चूं-चूं का मुरब्बा बना दिया। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है। अभी ये प्रॉब्लम इस माइक का नहीं है, ये माइक के मेरे पास एक आईफोन पड़ा है, आईफोन 3, क्या वो आज चलेगा? ब्रांड न्यू है वो, क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, कंपैटिबिलिटी नहीं नहीं रही, है। नहीं रही ना। विंडोज़ मेरे पास था जी, विंडोज़ 4 था, अब वो विंडोज़ चल सकता है, वो सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये निज़ाम और पाकिस्तान आपस में एक कोलिजन कोर्स के ऊपर है। और जब तक कि आप निज़ाम देखें, आपके मुल्क में जब तक कि इंसाफ नहीं होगा, आपके मुल्क में जो है वो अमन नहीं आएगा। और जिस मुल्क में अमन और इंसाफ मौजूद न हो वहाँ खुशहाली नहीं आया करती। इसी वजह से SIFC बनाया, या आप कोई और काम कर रहे हैं, आप ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, सब बेहतरीन है, आइडियाज आर सो ब्यूटीफुल दैट इसके साथ का आइडिया आपको नहीं मिलेगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिलीवरेंस के ऊपर आता है, और जब आप सिविल लोगों को साथ लेके आते हैं सामने, अभी आप देखिए फौजी चीजों का बाइकआउट करो भाई, क्यों करो भाई? उसमें 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो सिविलियन हैं, काम करते हैं, आप तो जानते हैं इस बात को। और फिर सबसे बड़ी बात है उनकी प्रोडक्ट्स बड़ी म्यारी हैं, इंटरनेशनल लेवल की हैं। और फिर इससे भी बढ़कर
जो अफसर हैं, चाहे वो फौज के हैं या किसी हैं, या अगर वो सिपाही हैं या सूबेदार मेजर साहब हैं या कोई और दीगर हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, वो अब सिविल में कहलाते हैं। अब उनको अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा सिर्फ क्या, मैं अपने नाज़रीन से ये सवाल रखूँगा कि क्या सिर्फ जो फ़ौजी इदारे हैं, जैसे फ़ौजी वो फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम या अस्करी के नीचे जो आते हैं, उनके नीचे जो वो फ़ौजी फर्टिलाइज़र है या दीगर हैं, क्या सिर्फ यही फ़ौजी रखे जाते हैं? अच्छा, जो प्राइवेट जो इतनी कंपनियाँ बैठी हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या वहाँ फ़ौजी एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं बैठे हुए? लोग हँस के बैठे। लेते हैं। लोग उनको मुँह मांगे जो है वो क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये ईमानदार होते हैं, ये डिसिप्लिन्ड हैं, इनको एक काम करने का तरीका पता होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल। अंदर उनका एक और खासा है। और है इसमें आप उसको एक्सपर्टीज। बायकॉट कर आपने बायकॉट करके देख लिया, आप रोज़ाना एक नया शोशा है अहमद साहब, रोज़ाना एक नया शोशा है, आज ये बायकॉट कर दो। बायकॉट करने वालों ने जो है वो कर देना, केपीके के अंदर जो है वो केएफसी और बाकी चीज़ें जो है वो बंद कर दें। वो अब जो इसमें मैं बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की है। चलें आप बाइकआउट कर दें, मुकाबले में आप ये कह के ना बेचें कि ये इजराइल की है और ये इस्लाम की, जी, जी, जी। मुसलमानों की हाँ, हाँ। कंपनी है। अब मेयार की बात करें, आप म्यार। कहें कि इसकी प्राइस अच्छी है, इसका मेयार अच्छा है, और ये अपने सार्फिन को वो चीज दे रहे हैं जो बताते हैं। आप सिर्फ ये कह के कि ये पाकिस्तानी है और वहां पे आप चोर बाजारी हो, उसमें दो नंबरी हो, उसमें मिलावट हो, मैं वो पाकिस्तानी बेचें। पाकिस्तानी मिर्चें लेना शुरू कर दूं, पता चले कि उसमें ईंटें पीस के धीमी है, तो जी मैं क्योंकि पाकिस्तान तो कोई भी नहीं ये खरीदेगा। ये तो आपको बिल्कुल, म्यार हाँ, रखना मेयार पड़ता रखना है। ईरान का बिल्कुल। मैं, हाँ, हौसला अफजाई होनी चाहिए मुल्की मसनूआत की, लेकिन मेयार भी होना जब चाहिए। ईरान के ऊपर पाबंदियां लग गई, आपको पता है ईरान का बड़ा म्यार था, पूरी दुनिया से वो माल लिया करता था, फ्रांस और इस तरह से उनका स्टैंडर्ड था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड से भी बहुत ऊपर था वो। लेकिन जब पाबंदियां लग गई, उन्होंने अपना म्यार पैदा किया। आज भी ईरानी मसनूआत को आप जाएं, तुर्किया की मसनूआत अच्छा, को वो एक आप मीम देखें। भी बन गया फौजी मसनूआत पे, पीटीआई, कि जी, भाई जी। सबसे पहले तो इसको बैन करें ना। हाँ, ये भी बिल्कुल। उनकी प्रोडक्ट है ना। ये भी अच्छा, उनके वैसे ऊपर। माजरत के साथ, फिर तो ये सारी सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं से तो उनकी प्रोडक्ट है। ये तो अभी मेरा आप क्या मुझसे पूछवाएंगे कि बहुत सारे सीने में राज रख के बैठा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को जानता हूँ, अपने घर में लोग आते थे, अभी क्या बोलेंगे। बहरहाल देखिए, फौज जो होती है वो हमारे मुल्क से हट के नहीं है, और हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर फौज कहीं भी हो वो डोमिनेट करती है, उसका एक ख़ास रोल होता है। पाकिस्तान में ये, अभी क्या मैं आपको बोलूं कि पीटीआई की अगर हम बात कर लें तो एक मेजर साहब से मिलने के लिए कितने बड़े बड़े नाम जो थे वो सिफारिश करवा रहे थे। अभी मैं क्या आपको, इनकी सियासत समझ नहीं आ रही। ये चाहते क्या है, क्या ये इनका टारगेट क्या है, इस हाँ, ये इनका हदफ क्या है, ये क्या चाहते क्या है ये लोग। बड़ा ही रेलेवेंट सवाल है। मैंने इस पे जितना सोचा, मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि ये सियासत करना नहीं चाहते। आप हैरान होंगे मेरी बात, ये सियासत करने के लिए आए ही नहीं, ये हुकूमत करने के लिए आए ही नहीं। हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं वो शायद काउंसलर लेवल की जो है वो सियासत करते होंगे। अगर मैं उनसे सवाल पूछूं कि अगर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, पंजाब की हो, वफाक के अंदर आपके जो है वो नुमाइंदे मौजूद हों, सेनेटर्स हों, एमएनएज हों, आपके पास कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हो, तो क्या आप अपनी हुकूमत तोड़ेंगे या फिर इंतज़ार करेंगे इन लोगों की नाकिस कारकर्दगी के ऊपर तनकीद करने का? एक ऑफिशियल, पंजाब आधा पाकिस्तान है, केपी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर एक बहुत बड़ा खित्ता है, क्यों तोड़ी हुकूमत? क्या वजह थी? दे नेवर वांटेड टू गवर्न, दे वांटेड टू डिलीवर बिकॉज दे वर हेयर फॉर एजेंडा। ये एक एजेंडे को जो है वो प्रमोट करना चाह रहे थे। आज आप देख लें, फिर चले तो ये छोड़े, कामयाब है अपने एजेंडे में। देखें देखें, आपके मुल्क को नुकसान आप पहुंचा चुके हैं मैं और आए दिन नया हमला करते हैं। तो ये तो बात मेरे वालिद जनरल हमीद गुल क्या कहते थे, वो यही कहते थे ना कि खुदा ना खाता, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा वो आर्टिकल 94 में उन्होंने लिखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब फौज और अवाम का तसादम कराने की कोशिश की जाएगी, और अगर ये हो गया तो हमारा सब किया धरा जो है वो मलिया मेट हो जाएगा। यू रिमेंबर, कोट अनकोट उनके अल्फाज। अब जो मसला है वो ये है कि ये एजेंडा क्या है, ये बड़ा विशेष एजेंडा है। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बन गया तो लोगों को ये एहसास हो गया कि एक पाकिस्तान जिसने सुपर पावर को तोड़वा दिया, सोवियत यूनियन को, आपने
न्यूक्लियर जो है बॉम्ब बना लिया, आपके जो है चीन के साथ देरीना मरासिम बन गए, महल वकू इतना खूबसूरत गवादर पोर्ट, ये वो, ये तो पाकिस्तान तो मुआशी तरक्की के अंदर भी जो है अपने झंडे गाड़ता फिरेगा, वस्ती एशिया की तमाम तजारती मंडियों तक जो है ये पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसको अब अंदरूनी तौर पर सबवर्जन के जरिए लोगों के जहनों को तब्दील करके लिए, और इसकी मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हवा में नहीं छोड़ रहा बात, किताब मौजूद है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, उसके अंदर बड़ा वादे लिखते हैं एनाटोल लेविन कि अगर आपने पाकिस्तान के टुकड़े करने हाकिम बदहन, तो फिर आपको जो है वो अफवाज के जो पाकिस्तान की है उसकी क़यादत के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा करने पड़ेंगे। दूसरा वो ये कहता है कि अब उसके अगर आप शकूक व शुबहात पैदा कर देंगे और लोगों को फौज के खिलाफ आप बगावत करवा देंगे, तो पाकिस्तान के टुकड़े करना आसान हो जाएगा, ये वो कहता है। अब उसके लिए वो तरीकाकार क्या बताता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तरीकाकार वो ये कहता है कि पॉपुलस लीडर जो है वो आप खड़ा करें, पॉपुलर जो पॉलिटिकल जमात है उसको आप सहारा लें, सोशल मीडिया के जरिए आप जो है वो काम करें। पीयू कॉरपोरेशन 1950s के अंदर उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी कि अब जहां बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं मुमकिन, यानी कि अमली तौर पर आप फौजी नहीं भेज सकते, वहां आप कंप्यूटिंग सर्विसेज के जरिए, उस जमाने में इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो कंप्यूटिंग सर्विसेज के जरिए आप चेंज कर लें, ये मौजूद है। और उसके कौन है, उस पीयू कॉरपोरेशन की जो एक डायरेक्टर हैं उनका नाम है ये बर्नर्ड शराड या पत्नी नहीं क्या ठहरे, मुझे ध्यान में आ जाएगा, ये ज़ल्मे खलीलजाद की बीवी है और सबसे बड़ी यहूदन है। तभी तो ज़ल्मे खलीलजाद आए तकलीफ आप उसका जब ट्वीट शेरल बर्नार्ड, हाँ, शेरल बर्नार्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो लगता है अंदर से उसके मुराद सईद बोल रहा है उसके अंदर मतलब वो अजीबो गरीब। आपने यहाँ अफगानिस्तान में आके क्या किया, हाँ क्या किया? आप जहाँ पे मशरिक़ वुस्ता में थे वहां पे आपने क्या किया, आपकी हिस्ट्री है, आपकी हिस्ट्री तो सारी गुनाहों से भरी हुई हिस्ट्री है, गद्दारी की हिस्ट्री है सारी। एग्जैक्टली। बुशरा बीबी और ये जो एहतजाज डी जो का आना था, इसका कोई वाली वारस उनकी पार्टी में नहीं बन रहा, ये बात तो फिर वही आप वाली आ जाती है कि एजेंडा ही है कि उसी तरीके से लेके आए हैं, अब कोई लीडर ही नहीं है और सारे लीडर हैं। देखिए पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं, आप देखें अभी वो कई अली मोहम्मद खान साहब वगैरह दीगर वो नहीं आए ना सामने, क्योंकि वो रियासत मुखालिफ लोग नहीं हैं, वो बड़े मुदब्बर लोग हैं। और बुशरा साहिबा जो है इसलिए भी लाई गई, पहली बात है कि मौरूसियत का नारा लगाने वाले मौरूसियत को जो है अब अपना रहे हैं, गले लगा रहे हैं, तो लेकिन और अभी पार्टी में लड़ाई भी घर के अंदर ही है, अलीमा खान और लेकिन देखें ना, पहली बात है वो है भी पैसे की वजह से, आपको पता है जो डोनेशन वगैरह आती हैं उसके अंदर हर कोई अपना हिस्सा, बहती गंगा में हर बहुत कोई बड़ा हाथ जाम है, बहुत देखिए और कब से। लेकिन देखें असली मसला ये है कि क्या इमरान खान साहब के पास एक आदमी भी नहीं है जिसके ऊपर वो यकीन कर सकें, ये है कमाल। अब आप बैरिस्टर गौहर की अगर हैसियत देखें, आप मुझे बताएं उनकी हैसियत क्या है, रबर स्टैंप भी बेहतर होती है उनकी, तो कोई ना उनको इल्म है ना उनकी कोई बात को मानता है, और आखिर में चले भाई आपने ये इनको कर तो लिया छप्पड़ था, फाड़ के मिली ना, ये 24 नवंबर हो गया, सब कुछ हो गया, जो अच्छा हुआ बुरा हुआ जुल्म हुआ, लेकिन असल बात ये सोचने वाली कि हम ये सोच रहे थे कि अगर इमरान खान साहब जो है वो कहेंगे कि जनाब ये जिस तरह से बताया जा रहा था कि जी कोई और लोग थे, उन्होंने कहा जी सब कुछ मेरी हिदायत पर बुशरा बीबी कर रही थी। बुशरा बीबी एक, देखिए बार बार यू टर्न लेना, अभी मैं आपको जो कह रहा था ना ऐसे नहीं कह रहा था, लोगों के दिलों में इमरान खान की कदर बहुत कम हो गई है, अभी जिदबाजी है, मुकाबले में जो लोग हैं उनको कौम रिजेक्ट कर चुकी है, उनकी फातिहा पड़ चुकी है, उनके सालाना कर चुकी है, वो नहीं अभी मानेंगे आपको। एक जो जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा खून मौजूद है, इतने अच्छे लोग मौजूद हैं, इतने मुदब्बर सियासतदान मौजूद हैं, इतने नौजवान मौजूद हैं, आप जब तक के देखिए ना यूथ यूथ यूथ, एक वक्त था जब मैंने जब तहरीक जवानान नाम रखा तो लोगों ने कहा ये कौन सा नाम है, ये फलाना है ढिमकाना है, आप नाम चेंज करें, घूम ही इसी पे रही है, आज तमाम लोग जो है वो यूथ के ऊपर बात करते हैं। मेरा मकसद यहाँ खुद इक़्तिदार नहीं, बल्कि मैं नौजवान नस्ल को पॉलिश करके उनकी सलाहियतों को देखते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका फराहम करने के लिए ये तहरीक जवानान का प्लेटफॉर्म है।
ये तो एक सोच है, असल में ये कोई एक वो नहीं है कि अगर आप कहें। अब आप जो इस टाइम पे नौजवान नस्ल है, वो कन्फ्यूज़्ड है, जैसे आपने कहा कि उनको क्या यो चाहते क्या हैं? वो कन्फ्यूज़न का शिकार है। लेकिन मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं, उनके साथ उनकी हो नहीं सकता है लगती। कि वो, जैसे आपने कहा कि अब इमरान खान से और पीटीआई की सियासत से वो अब उतने जुड़े नहीं हैं, अलग हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब 2 कदम बढ़ाते हैं, आगे जो लोग खड़े होते हैं उनको देख के फिर वापस आ जाते हैं। मैं आपको एक कोट अनकोट बात केपीके की बताऊँ। बात मैं आखिरी। आपको कोट अनकोट केपीके से शुरू करता हूँ। अभी पीटीआई की हुकूमत आ गई थी, लेकिन अभी बनी नहीं थी, मतलब इलेक्शन में जीता। वो कोई वोटों वगैरह के हवाले से उनका एक धरना नौजवानों का चल रहा था, आपको याद होगा। कि टोल प्लाज़ा पेशावर बंद था। मैं किसी जगह गया, तो वहाँ अपने जो वापस आने लगा, तो वहाँ तो धरना था, चल रहा था, बंद था। खैर मैंने मुझे वहाँ जब मैंने शीशा नीचे किया गाड़ी का, लड़कों ने देखा, उन्होंने बहुत मुझे प्यार किया। ने कहा कि आप नीचे उतरें, गले लगाया। हालांकि वहाँ एक बड़ी तादाद थी, जमे गफ़ीर था। तो उन्होंने कहा, भाईजान आपके लिए हम रास्ता खोल देंगे, आपके लिए रास्ता खोल देंगे, लेकिन मैं आपके साथ बैठूंगा। वो किसी एक एमएनए एमपीए साहब का बेटा था, बहुत अच्छा लड़का था। तो कहा, आपको यूनिवर्सिटी अगर बुलाएं तो आप आएंगे? मैंने कहा, भाई क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो कहा कि भाईजान मैं साथ साथ चलता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई शरपसंद भी दरमियान में हो, तो मैं खुद गाड़ी में बैठूंगा ताकि आगे तक आपको टोल प्लाजा तक छोड़ दूँ। ठीक मैंने है। कहा, आ जाएं जी। हम ऐसा कहता है कि भाईजान आप हाफिज़ साहब से मुलाकात होती है आपकी? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके कहा। मैंने कहा, जी कहीं न कहीं जो है किसी शादी ब्याह, किसी गम खुशी में मुलाकात हो जाती है, कोई जनाज़े वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती। तो कहा कि अच्छा आप हमारा एक पैगाम देंगे? मैंने कहा, बेटा दे दें आप पैगाम अपना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि हमें जो है वो शराब ना पियो। ये इशारा करके वहाँ अपनी लीडरशिप की जानिब, कि शराब ना पियो। ठीक है, हम शराब छोड़ देंगे, लेकिन दूसरी जगह वो कहते हैं हराम गोश्त खा लो, मौजूदा सेटअप के हवाले से। ठीक है ना? ये उसके अल्फाज़ हैं, मेरे नहीं हैं। और हाफ़िज़ साहब से कहें कि हमें कोई शरबत दे दें, हमें कोई जूस दे दें, हमें कोई दूध का गिलास दे दें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम शराब के बदले में हराम गोश्त खाएँ। अब ये सोच है केपीके के अंदर। ये जो स्पेस नहीं बन रही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की वहां पे, क्या उसके पीछे यही वजह है, या इनकी अपनी भी कमजोरियां हैं, तंजीम साजी, या बाकी इनकी वहां पे कोई इनके साथ लोग तो वही हैं, आज भी इनके साथ हैं, नून लीग के पास सारे बड़े नाम हैं, लेकिन वो वहां पे पीटीआई की जो पॉलिटिकल स्पेस है वो उससे छीनने में कामयाब नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है, एएनपी वहां देखे कि कहां पहुंची हुई है, और मौलाना, ये कैसे होगा? इन ची जमातों को क्या करना चाहिए? छीनने में कामयाब हो नहीं रहे, छीनना चाहते नहीं हैं, अच्छा, ये छीनना चाहते नहीं हैं। दिलचस्प है। इनके हाँ, इनका भी जो मसला रावलपिंडी के साथ है, ये ऊपर ही ऊपर तालियां और अंदर ही अंदर गालियां वाले लोग हैं। हम्म। बिल्कुल सीधी बात सीधी बात करनी चाहिए। ये अंदर से सब जो है देखिए वो आपने एक तो ही थाली के चट्टे एक बट्टे ये हैं। देखें, ये तो फिर एक खतरनाक हाँ, मंजरकशी है ये ना, ये तो कोई तो मुल्क को क्या, आपका क्या ख्याल है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजा करती। आप मुझे बताएं, अगर पॉलिटिकल विल हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। करना नहीं चाहते, इनकी ख्वाहिश ही नहीं है। हो सदाकत से, जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर खाकी में जान पैदा कर। है ही नहीं, सदाकत भी नहीं है और मरने की तो तड़प फिर भी नहीं इनके है। साथ खुल के बात कर लेनी चाहिए, फिर इस तरह घुट घुट के क्या जीना। ये तो होगा, ये और निज़ाम और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं रहेगा। फौज को तो फैसला करना पड़ेगा, ये तो फैसला करना पड़ेगा। ये जो रोज़ाना शहादतें हैं, ये ये आसान नहीं है, और ये मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। पूरी दुनिया की ताकतें जो हैं वो अमलन भी बलोचिस्तान में केपी के अंदर जो है वो बरसरे पैकार हैं, और उनके साथ चुमुक्खी लड़ रही है ये फौज और आईएसआई। और उसके लिए अब जब वो इससे भी काबू नहीं आते, तो उन लोगों के जरिए जो है वो दबाव डाला जाए, और फिर आप देखें कि ये तमाम डिजिटल दहशतगर्द जो है, क्या पाकिस्तान से बाहर नहीं बैठे हुए? आदिल राजा को देख लें, हैदर मेहदी को देख लें, आप दीगर को लोगों को देखें, जो बैठ के रोजाना वहां से बैठ के, भाई शहबाज गिल साहब, आपको जो है वो अमेरिका से याद आ रहा था, इतना शौक था तो डी चौक से पहुंच जाते यहाँ डी चौक और दिखाते। वहां एक बंदा नहीं था, आप कह रहे थे वहां बंदे बैठे। आपने लोगों को जो है यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था।
बात यह है कि एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए था, लेकिन रियासत क्या करे? अगर एक तरफ रियासत के पास अहमद साहब ये क्लियर लिखा हुआ है कि हर शख्स को जमहूरी हक है कि वो अपना एहतजाज करे, बिल्कुल बिल्कुल इत्तफाक है, लेकिन दूसरा भी तो कानून पढ़ लें कि अगर वो शरपसंदी की तरफ जाए, वो अगर दहशतगर्दी की तरफ जाए, अगर वो अमरीकी साख्ता गनों के साथ जो है, गैस मास्कों के साथ इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर जो है वो धरने के चक्कर में चल रहा हो, तो क्या उससे रियासत को निपटना, चाहे उसमें और टीटीपी के दहशतगर्द में फिर फर्क क्या रह जाता है? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताएं कि कोई ये लोग, आप मुझे ये बताइए, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूं, बड़ी माजरत चाहता हूं, आप हमारे बहुत सीनियर भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जर्नैलों के साथ मसला है ना, कोई बात नहीं, सिपाहियों के साथ क्या मसला है भाई? सिपाहियों के जनाजों पे गए हो, कौन जाता है? पीटीआई वाले गए हैं, दीगर पार्टियों वाले आपको कहीं नजर आते हैं? जिनको पकड़ के ले जाए चले जिनको पकड़ के ले जाए वो और बात है, जिनका कोई ताल्लुक वास्ता हो, क्या जाते हैं? क्या उनके ऑफिशियल उससे जो है कोई ट्विटर से या किसी और से उनका कोई ऐसा बयान आपको आता है? हाउ सैड इट इज, हाउ सैड। ये है डायलेमा हमारा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। नाजरीन, जो बातें आखिर में, और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हकायक हैं और तलख हकायक हैं जिनका हमें, पाकिस्तान को, हमारे अवाम को, रियासत को, सबको सामना है। इसका जवाब तलाश करने के लिए, और जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, स्टेटस को इस तरह नहीं रह सकेगा, आगे कोई फैसला भी करना पड़ेगा और फैसले शायद ज़रूर हों, और उनका वक्त करीब आता जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।